गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ना। तो एक बार सारे के सारे बच्चे बताइएगा भाई सर्दी बहुत खतरनाक है, ठीक है। सर्दी बहुत खतरनाक है। बस बिस्तर से उठ के डायरेक्ट क्लास ले रहा हूं तुम लोगों की, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। सर डिस्ट्रिक्ट का प्रैक्टिस कैसे करें? डिस्ट्रिक्ट का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट तो होने दो। एक बार डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने दो, फिर डिस्ट्रिक्ट का प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट डालेंगे तुम लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। एक बार कंप्लीट होने दो, चलेगा। सब एकदम परफेक्ट है, ओके है। और लास्ट में हम फरीदाबाद में पढ़ रहे थे महान व्यक्तित्वों को, उन व्यक्तियों को जो फरीदाबाद में पैदा हुए और जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में डालेगा। तो वो सारे के सारे व्यक्तित्व हम पढ़ रहे थे। कुछ व्यक्तित्व पढ़ चुके थे, कुछ को आज हम पढ़ लेते हैं। तुलिका गांगुली तक हम पढ़ चुके थे, है ना। तुलिका गांगुली के बाद एक और सिंगर आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है हिमानी कपूर। चलिएगा, नाम शायद आप लोगों ने सुन भी रखा हो। हिमानी कपूर, हिमानी कपूर कौन है बच्चों? ये भी सिंगर है। और ये हाईलाइट कब हुई थी? जब ये सारे गा मा पा, आप लोग सारे गा मा पा नाम का एक चैलेंज देखते होंगे जो सिंगिंग चैलेंज है, जीटीवी के ऊपर शायद आता था। तो 2005 के अंदर ये फाइनलिस्ट रही थी उसके अंदर। तो वर्ष 2005 के सारे गा मा पा की सिंगिंग चैलेंज में फाइनलिस्ट, मतलब फाइनल तक का सफर इन्होंने तय किया था बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुणाल कपूर। हिमानी कपूर के साथ साथ एक और ध्यान रखना है आपको, कुणाल कपूर। बच्चों कुणाल कपूर कौन है? कुणाल कपूर है सर अभिनेता। कुणाल कपूर कौन है मेरे भाई? अभिनेता है, ठीक है। अब अभिनेता है तो इन्होंने एक्टिंग कहां करके दिखाई? आप लोगों ने भी एक कॉमेडी देखी होगी टीवी के ऊपर जिसमें आवाज नहीं आती, जिसमें कोई भी करेक्टर बोलता नहीं है। जब कोई करेक्टर बोलेगा नहीं तो वो कौन सी कॉमेडी कहलाएगी? मूक कॉमेडी कहलाएगी। तो भारत की जो पहली मूक कॉमेडी है उसका नाम आप सभी जानते होंगे, गुटरगू। गुटरगू आपने देखा भी होगा, है ना। भारत की प्रथम मूक कॉमेडी गुटरगू। बच्चे ज्यादा देखते हैं ये, है ना। गुटरगू में बच्चों इन्होंने बालू की भूमिका निभाई है।
तो ये आपसे इनके करेक्टर पूछे जाएंगे पेपर में। कुणाल कपूर के बाद नेक्स्ट है राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया, राहुल जो तेवतिया है मेरे बच्चों, ये क्रिकेटर हैं और ये भी फरीदाबाद से आते हैं। नेक्स्ट है सिंहराज अदाना। सिंहराज अदाना, और सिंहराज अदाना बच्चों पैरा ओलंपियन शूटर हैं। पैरा ओलंपियन शूटर हैं, निशानेबाज हैं ये। और अभी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे 2020 के अंदर, वहां पर इन्होंने 2 पदक जीतने का काम किया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 50 मीटर एयर पिस्टल के अंदर तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, रजत पदक। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में 50 मीटर। और 10 मीटर में इन्होंने जीता था मेरे बच्चों ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने जीता था कांस्य पदक। ठीक है, सिंहराज अदाना के बारे में आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल फरीदाबाद की एजुकेशन रहती है, एजुकेशन को भी हम पढ़ेंगे भाई। फरीदाबाद के अंदर जो एजुकेशन का पार्ट बचता है उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है अजय नागर। अजय नागर को कौन कौन बच्चा जानता है? क्या तुम अजय नागर को जानते हो? बताओ कमेंट करके, अजय नागर को कौन कौन जानता है? अजय नागर का जन्म बच्चों फरीदाबाद में हुआ और ये भारत के सुप्रसिद्ध यूट्यूबर हैं। समझ रहे हो बच्चों? यदि आप यूट्यूब के ऊपर डालोगे, गूगल के ऊपर डालोगे कि भारत के टॉप 10 यूट्यूबर, तो टॉप 10 यूट्यूबर में नंबर 1 यूट्यूबर जो मिलेगा आपको, अजय नागर मिलेगा। भारत के सुप्रसिद्ध ये क्या हैं? यूट्यूबर हैं। तो आज तुम डाल के भी देखना, ठीक है। भारत के सुप्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, ये गेमिंग करते हैं, यानी कि गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। जो गेम खेलते हैं ना, सारा दिन बच्चे देखते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो अजय नागर सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। और इनका जो चैनल है ना बच्चों, वो है कैरी मिनाती के नाम से। अजय नागर के नाम से इनको नहीं जाना जाता, लोग इन्हें कैरी मिनाती के नाम से जानते हैं। अब तो ध्यान आया होगा कैरी मिनाती का नाम लेते ही। तो ये भाई साहब जो भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, नंबर 1 के ऊपर अभी भी बच्चों ये काबिज हैं, तो वो अपने हरियाणा के ही हैं। तो देख लो तुम, हरियाणा वाले किसी से पीछे नहीं रहते बच्चों, ठीक है। जो भी फील्ड होगा उसके ऊपर कब्जा जमा ही लेते हैं। तो कैरी मिनाती, बिल्कुल पवन कुमार ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। देखो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं पूछे गए हैं, और जिस दिन पूछ लिए जाएंगे तो बच्चों की क्या हालत होगी तुम खुद आइडिया लगा लो, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है गुलाम दस्तगीर आलम। ठीक है, गुलाम
दस्तगीर आलम ये प्रसिद्ध पाकिस्तानी बच्चों वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1937 के अंदर फरीदाबाद में हुआ था। बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। ये प्रसिद्ध पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ है? फरीदाबाद के अंदर मेरे बच्चों हुआ है। चलेगा, एक दो नाम और पढ़ लेते हैं। एक और शूटर है यहां से, अनीसा सैयद। और आपके कोई नाम हो तो आप बताते रहा करो साथ के साथ। हो सकता है कोई एक दो नाम मेरे दिमाग से निकल जाए तो आप याद दिला दोगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे फिर उसको। अनीसा जो सैयद है ये भी प्रसिद्ध शूटर है। कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे दिल्ली के अंदर 2010 में, वहां पर इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था बच्चों। प्रसिद्ध शूटर या निशानेबाज। अनिसा सैयद, ठीक है, अनिसा सैयद। अनिसा सैयद के बाद नेक्स्ट है सृष्टि राणा। सृष्टि राणा ये मॉडल है, अभिनेत्री है फरीदाबाद से। सृष्टि राणा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है एक संत जिनका नाम है सूरदास। बच्चों संत सूरदास जो है इनका जन्म हुआ था सीही गांव के अंदर, और सीही गांव फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का गांव है। सीही गांव फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही क्या है? गांव है, ठीक है। ये जो सीही गांव है इस गांव को हम बोलते हैं आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थल। आधुनिक साहित्यकारों का ये क्या कहलाएगा? पूजनीय स्थल कहलाएगा। बच्चों सूरदास जी जो थे ये कौन सी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं? संत के साथ साथ ये कवि भी हुए, और ये कवि हुए हैं ब्रिज भाषा के। तो ब्रिज भाषा के ये सुप्रसिद्ध कवि भी हुए हैं। संत सूरदास जी ने जो संगीत की शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? ये पेपर में पूछा जा चुका है। बच्चों संगीत की शिक्षा जो ली थी सूरदास जी ने वो संत हरिदास जी से ली थी। संत हरिदास। और संगीत के साथ साथ यदि हम बात करें दर्शन शास्त्र की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की? तो दर्शन शास्त्र की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी संत वल्लभाचार्य से।
संत वल्लभाचार्य। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो आपको ध्यान रखना है ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। पेपर में ये पूछा गया था कि सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे बच्चों। ये इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो आसान सी हैं, पेपर में पूछी भी गई हैं। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, सुरसावली और सूर सागर। तो बच्चों ये होते हैं व्यक्ति तो कंप्लीट फरीदाबाद से। ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ की शिक्षा को पढ़ेंगे, शिक्षा के साथ साथ संस्थान को पढ़ेंगे बच्चों। फटाफट नोट कीजिएगा और डन लिखिएगा। चलिएगा, डन हो चुका है, तो आगे बढ़ेंगे भाई, शिक्षा और संस्थान पढ़ेंगे ना। सर्दी बहुत खतरनाक हो रखी है यार। शिक्षा और संस्थान। मेरे भाई शिक्षा और संस्थान की बात करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है यूनिवर्सिटीज को। यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले यूनिवर्सिटीज कौन सी ध्यान रखोगे तुम? सबसे पहले तुम ध्यान रखो जे.सी. बोस। चलो हिंदी में लिख देते हैं। जे.सी. बोस YMCA, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। फरीदाबाद। फरीदाबाद, ठीक है। YMCA की फुल फॉर्म भी यदि आपसे कोई पूछ ले, तो Y से बनेगा यंग, M से बनेगा मैन, C से बनेगा क्रिश्चियन, A से बनेगा एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA की फुल फॉर्म है मेरे भाई, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना एक पोलटेक कॉलेज के रूप में 1969 के अंदर हुई थी बच्चों। स्थापना एक टेक्निकल कॉलेज के रूप में वर्ष 1969, और वर्ष 1969 में
ये जो स्थापित किया गया था ये जर्मनी के सहयोग से। देखिएगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हरियाणा जीके के अंदर बनते हैं मेरे बच्चों। आपसे पूछ लिया जाए कि वाईएमसीए फरीदाबाद की स्थापना कौन से देश के सहयोग से की गई थी, तो जर्मनी देश के सहयोग से इसे स्टैब्लिश किया गया था। और जो जर्मनी सहयोग करेगा भारत का, तो उस प्रोजेक्ट को क्या बोल देंगे हम? इंडो जर्मन प्रोजेक्ट बोल देंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉलेज इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया था, तो ये वाईएमसी आपको ध्यान रखना है। जो महीना चल रहा है फिलहाल, कौन सा चल रहा है? दिसंबर। दिसंबर के महीने में 2009 में बच्चों इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। इसे यूनिवर्सिटी का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और बात करते हैं 2018 की। वर्ष 2018 में इसका नाम जेसी बोस कर दिया गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारतीय जेसी बोस। तो पहली यूनिवर्सिटी हुई कंप्लीट। यूनिवर्सिटी के वीसी वगैरह बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ वीसी यदि मैंने पहले भी बता दिए होंगे तो वो दोबारा भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और कई यूनिवर्सिटीज के वीसी बदले जा चुके हैं, इसलिए लास्ट में हम बात करेंगे। जो चीज बदलने वाली होगी वो लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आपको भी ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं तुम वीसी भी चेक करते रहो साथ के साथ, क्योंकि वो वीसी जब पेपर देने जाओगे जरूरी नहीं है कि वही हो उस यूनिवर्सिटी का। राज्यपाल की मनमर्जी के ऊपर वीसी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। दूसरे नंबर पे बात करेंगे भाई, उसका नाम है लिंगिया विश्वविद्यालय। लिंगिया विश्वविद्यालय। यदि आप लोग अंबाला डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके होंगे, और अंबाला में मैंने शिक्षा में एक यूनिवर्सिटी बताई थी आपको, एमएमयू, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये जो है लिंगिया विश्वविद्यालय, ये फरीदाबाद के अंदर है। और इसकी स्थापना यदि पूछ ली जाए, अब इसकी स्थापना क्यों पूछी जा सकती है मेरे भाई? क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है, प्राइवेट के साथ साथ ये हरियाणा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। और जो यूनिवर्सिटी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कोई अपना मेन कैंपस के अलावा अन्य कॉलेज नहीं खोल सकती है, ऐसी यूनिवर्सिटी को हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है ये, इसकी स्थापना की गई थी 1998 में, 1998। और ये हरियाणा में कैसी यूनिवर्सिटी होगी? निजी डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। और हरियाणा के अंदर कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है टोटल? 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। पहले 6 डीम्ड यूनिवर्सिटी होती थी, अब 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है, जिसमें प्राइवेट भी शामिल है और सरकारी डीम्ड भी शामिल है। सरकारी डीम्ड में जैसे एनडीआरआई मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो लिंगिया विश्वविद्यालय एक निजी डीम्ड विश्वविद्यालय है, इसलिए इसकी स्टैब्लिशमेंट, स्थापना ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है मानव रचना। मानव रचना विश्वविद्यालय। मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। बच्चों इसकी स्थापना पहले तो हुई थी एक कॉलेज के रूप में, 2004 की बात है, और 10 साल के बाद 2014 में इसको बना दिया गया यूनिवर्सिटी। तो जब हम यूनिवर्सिटी की चर्चा करेंगे तो यूनिवर्सिटी कब बनी है? 2014 के अंदर बनी है, स्थापना 2014। और ये भी आपकी कैसी है? निजी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो हरियाणा का एक ऐसा जिला जहां पर 2 निजी डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, वो आपका फरीदाबाद होगा। निजी डीम्ड विश्वविद्यालय, टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है हरियाणा के अंदर? 9 है। पहले कितनी होती थी? 6 होती थी। ठीक है, तो बच्चों 2 प्राइवेट डीम्ड मैंने यहां लिखवा दी है, एक मैंने आपको मुलाना के अंदर लिखवाई थी, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी।
तो ये 3 यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां का जवाहर नवोदय विद्यालय की हम बात करेंगे। यहां का जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो मोटुका के अंदर है, मोटुका गांव फरीदाबाद। करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था तो उसका जवाहर नवोदय विद्यालय हमने कहाँ पढ़ा था मेरे भाई, सागा गांव में। करनाल के बाद हमने पढ़ा गुड़गांव, गुड़गांव का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ था, फर्रुख नगर के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा जींद डिस्ट्रिक्ट, जींद का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ, खूंगा कोठी के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा अंबाला, अंबाला का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ, कुलान के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ था, करीडा के अंदर। महेंद्रगढ़ के बाद रोहतक हमने पढ़ा, रोहतक का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ, गुस्कानी के अंदर। फिर हमने हिसार पढ़ा, हिसार का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ, पावड़ा गांव के अंदर। फिर हमने भिवानी को पढ़ा, तो भिवानी का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है मेरे बच्चों, बताइएगा, देवराला गांव के अंदर। भिवानी के बाद हमने सोनीपत पढ़ा, तो सोनीपत का जवाहर नवोदय विद्यालय बुटाना के अंदर। फिर हमने कुरुक्षेत्र पढ़ा, कुरुक्षेत्र का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है, निवासी के अंदर। फिर हमने सिरसा पढ़ा, सिरसा के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय ध्यान रखना है ओडा के अंदर है, ओडा। जब ओडा ना हो तो शेरगढ़ बोल सकते हो, हालांकि जो शेरगढ़ वाला जवाहर नवोदय विद्यालय है ना वो हरियाणा में नहीं आता है, वो पंजाब का जवाहर नवोदय विद्यालय है। वो शेरगढ़ से 2-2.5 किलोमीटर आगे पड़ता है और 2-2.5 किलोमीटर आगे पंजाब के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। तो कई जगह आपको शेरगढ़ भी दिखाया गया होगा, तो कुछ बच्चों से भी मैंने कंफर्म किया है और वहां पे रहने वाले जो और मेरे मित्र हैं उनसे भी मैंने पूछा है। तो सिरसा का जवाहर नवोदय विद्यालय ओडा के अंदर सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ये कहां पर है, ये तुम समझ चुके हो। डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, डिम्ड का मैंने अभी आपको बताया तो था अर्थ, ध्यान से सुनते आप लोग, ठीक है। डिम्ड का मतलब होता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन अपना कोई और कॉलेज नहीं चला सकती है। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस तो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन उसके बहुत सारे कॉलेज कैथल के अंदर भी होंगे, अंबाड़ा के अंदर भी होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपनी खुद की एक बिल्डिंग है, वहां पर बच्चे बैठा के पढ़ाती है, इनकी कोई और शाखा नहीं है, बस इस तरीके से समझ लो तुम, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय मोटुका गांव फरीदाबाद के अंदर। चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट यहां पर इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, एक इंस्टीट्यूट है बच्चों यहां पर AJNIFM, AJNIFM। सबसे पहले तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ए से बनेगा अरुण जेटली, चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, अरुण जेटली। जेटली की स्पेलिंग देख लेना भाई, कोई ना। अरुण जेटली नेशनल, एन से बनेगा नेशनल, आई से बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ, एफ से बनेगा फाइनेंशियल और एम से बन जाएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, ठीक है। और हिंदी में चिपका देना तुम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय, फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, मतलब पैसे वाला काम, और उस पैसे वाले चीज को मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना, ये सिखाता है इंस्टीट्यूट। बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है और नेशनल लेवल की कोई भी चीज हरियाणा में होगी बच्चों वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्थापना की यदि हम चर्चा करते हैं, एक पेपर में आपसे ये पूछा गया था कि इसका नाम किस शख्सियत के नाम पे रखा गया है, तो आप बोल देंगे अरुण जेटली, क्योंकि अरुण जेटली वित्त मंत्री भी रहे हैं, है ना। तो स्थापना जो है बच्चों वो हुई थी इसकी 1993 के अंदर, 1993 के अंदर ये फरीदाबाद में स्थापित किया गया था, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट और तुम्हें पढ़ा रहा हूं यहां, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट,
खेतों में बच्चों फसल के अलावा जितनी भी अनावश्यक चीजें पास में खड़ी होती है उसे हम खरपतवार बोलते हैं, और उस खरपतवार का खात्मा करने के लिए एक पेस्ट तैयार किया जाता है। इसी इंस्टीट्यूट को बोलते हैं राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। स्थापना की बात करेंगे तो 1988। स्थापना की बात करेंगे तो 1988। और ये भी कहाँ होगा आपका? फरीदाबाद में होगा सर। ये भी कहाँ होगा आपका? फरीदाबाद के अंदर होगा सर। ठीक है, तो कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। शिक्षा संस्थान हुए कंप्लीट, अब महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलेंगे। मेरा स्कूल था जवाहर नवोदय विद्यालय, बहुत अच्छे भाई। जवाहर नवोदय विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं वो पीछे नहीं हटते हैं, बिल्कुल पक्का नौकरी लगेंगे। मेरे भी कई दोस्त हैं जो अच्छी अच्छी नौकरी पे जा चुके हैं। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं और अच्छी कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक जवाहर नवोदय विद्यालय और एक सैनिक स्कूल वाले बच्चे। नमस्ते भाई, नमस्ते। तुम्हारे वहां भी सर्दी है क्या खतरनाक? हिसार तो बहुत ज्यादा ठंडा है भाई, बस तो मैं सही बता रहा हूँ। एक बार फटाफट बताइएगा मेरे को कमेंट करके। कंप्लीट हो चुका है, तो महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ बढ़ेंगे। काफी क्वेश्चन फरीदाबाद से बनते हैं, उनको करेंगे कवर। चलेगा बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, दिल्ली में भी ज्यादा है। अच्छा, दिल्ली में तुम क्या कर रहे हो पिंकी इस टाइम? सर्दी हो रखी है, घर आओ। सपना यादव महेंद्रगढ़ में भी है सर, कति जहर वाली सर्दी है गुरुजी। भाई जाडा बहुत खतरनाक है, टोपे टापे पैर के रखी तुम, ठीक है? टोपे, ग्लव्स, और सर्दी सर्दी नहाते रहियो तुम्हें, ठीक है? चलेट ना लियो, लेकिन नहाते जरूर रहियो भाई। हिसार सबसे ठंडा होता है बच्चों। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, एरिया हो या पॉपुलेशन हो, क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर
क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है मेरे बच्चों, प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। देखिएगा मैंने जिला नहीं बोला, अब जिला बोलता तो मेरे को 22 नामों में से एक नाम लेना पड़ता क्योंकि जिले हरियाणा में 22 हैं, लेकिन मैंने इसको क्या बोला है, शहर बोला है, सिटी। और हरियाणा में टोटल शहर कितने हैं, 154। तो 154 शहरों में सबसे बड़ा शहर, चाहे एरिया की बात करें चाहे जनसंख्या की बात करें, वो कौन सा होगा, फरीदाबाद होगा। और अब हम बात करेंगे सबसे कम क्षेत्रफल की। तो फरीदाबाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है प्रदेश में। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो आपको आसान लगते होंगे पेपर में, आप गलत कर बैठते हो, आप ये भी नहीं पढ़ते हो कि जिला पूछा जा रहा है या शहर। जब सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपसे जिला पूछा जा रहा है तभी आपको फरीदाबाद बोलना है भाई। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला आपसे शहर पूछ ले तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में सिरसा ठोक देंगे, ठीक है। सिरसा तो बच्चों जिला है। यदि हम शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला या सबसे बड़ा जिला आपका फरीदाबाद होगा, सॉरी शहर फरीदाबाद होगा। जिला आपका कौन सा होगा, सिरसा होगा। तो जिला और शहर में अंतर होता है, ठीक है। क्षेत्रफल वाला तो सबसे कम है जिला फरीदाबाद, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। पॉपुलेशन 18 लाख से ज्यादा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। और ऐसा भी नहीं है कि जनसंख्या कोई आज ही फरीदाबाद के अंदर ज्यादा हुई हो, ठीक है। हमेशा से ही हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में पॉपुलेशन ज्यादा रही है। बच्चों जहां एरिया कम है, जिस जिले के पास जमीन कम है और वहां पर लोग बहुत ज्यादा निवास करते हैं, तो वहां का जनसंख्या घन तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है भाई, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया। और आपसे पूछ ले फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखना है आपको 24। फरीदाबाद कौन सा जिला बना था, 12वां। 12 का डबल क्या होगा, 24। और 24 का उल्टा क्या होगा, 42। तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व होगा। बच्चों यहां पॉपुलेशन हमेशा से ही ज्यादा रही शहर के अंदर फरीदाबाद में, तो ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों का प्रशासन अच्छे से चलाने के लिए किसकी व्यवस्था की गई, नगर निगमों की व्यवस्था की गई, ठीक है। जो बड़े शहर होते हैं उसके शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, उसके स्थानीय स्वशासन के लिए, उसके शहरी स्वशासन के लिए क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया। इसीलिए हम बोलते हैं प्रदेश का पहला नगर निगम, प्रदेश का प्रथम। और जो प्रथम होता है वो पुराना भी होता है। प्रदेश का प्रथम सबसे पुराना, और जनसंख्या ज्यादा है यहाँ की तो सबसे बड़ा नगर निगम भी यही होगा, सबसे बड़ा नगर निगम। फरीदाबाद ही है। और बात करें इसकी स्थापना की, नगर निगम कब बना बच्चों, 1994 के अंदर, 1994 1994 में ये नगर निगम बना।
यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है फरीदाबाद। बच्चों उद्योग धंधे ज्यादा हैं तो सीधी सी बात है यहाँ मजदूर लोग भी ज्यादा होंगे, और मजदूर यहाँ पर आकर ऐसा तो है नहीं कि बड़े बड़े मकान बना के रहेंगे। वो बेचारे अपना जीवन यापन करने के लिए झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का सहारा लेंगे। और झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं स्लम एरिया। कौन सा एरिया? स्लम एरिया। और उस स्लम एरिया के अंदर जो जनसंख्या निवास करेगी उसको बोलते हैं मलिन बस्ती जनसंख्या। तो प्रदेश में सबसे अधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? सबसे अधिक मलिन बस्ती जनसंख्या सबसे अधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाला जिला है भाई फरीदाबाद, क्योंकि यहाँ पर मजदूर लोग ज्यादा हैं, उद्योग धंधे ज्यादा हैं। ठीक है। ध्यान रखना है प्रदेश में बजरी का निर्माण सबसे ज्यादा यहीं पर किया जाता है। प्रदेश में बजरी का निर्माण सबसे ज्यादा फरीदाबाद। ग्लैडियोलस फूल की खेती, ग्लैडियोलस फूल की पैदावार प्रदेश में सबसे ज्यादा। ग्लैडियोलस फूल आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा होगा। क्या तुमने फूलों वाली गाड़ी को देखा है? फूलों वाली गाड़ी जिसमें दुल्हा बैठता है ना, तुम्हारा भी मन करता होगा जब आंखों के आगे से निकलती है ये फूलों वाली गाड़ी कि काश हम भी बैठ जाते। लेकिन एक बार बैठने के बाद, एक दो महीने के बाद बोलोगे कि काश यह अवसर ही ना आता। ठीक है। तो मेरे बच्चों, वो जो फूलों वाली गाड़ी आपने देखी होगी तो उसके अंदर एक सफेद रंग का फूल होता है, लंबा लंबा। ठीक है, ध्यान से देखना। ज्यादातर तो आपको गुलाब के मिलेंगे, बीच में एक सफेद रंग का फूल मिलेगा लंबा लंबा, वो ग्लैडियोलस होता है। ठीक है। वरमाला के अंदर भी आप लोग देख लीजिएगा, आपने देखा होगा आपस में वरमाला पहनाते हुए। कुछ ही लोगों को सौभाग्य होगा क्लास में जिसको गले में वरमाला डालने का अवसर मिला होगा। कईयों की वरमाला नौकरी के ऊपर टिकी हुई है भाई। ठीक है। नौकरी मिलेगी तभी कोई गला सामने आएगा, वरना वरमाला तो हाथों में हम डेली लेके बैठते हैं। ठीक है। तो ग्लैडियोलस फूल की पैदावार प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? फरीदाबाद में होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि फरीदाबाद जिले की जो मिट्टी है वो कौन सी खेती के लिए सर्वोत्तम है? हीना। हीना या मेहंदी का निर्यात सबसे ज्यादा निर्यात सबसे ज्यादा फरीदाबाद। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
फटाफट नोट कीजिएगा भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और चर्चाएं करेंगे फरीदाबाद के बारे में, और उसके बाद फिर नया डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे। और नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? तो 12 जिले बनने के बाद हरियाणा में एक साथ 4 जिले बने थे। उन 4 जिलों में एक कैथल था, एक रेवाड़ी था, एक पानीपत था, एक यमुनानगर था। तो सबसे पहले हम कैथल को ही पढ़ लेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा, डन लिखिएगा। फिर हम बात करेंगे सबसे बड़े हॉस्पिटल की, जिसका उद्घाटन किया जा चुका है मेरे बच्चों, और उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। भाई देखिएगा, ये तो कई बार क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का फंडा होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है रेलवे में खतरनाक तरीके से, और इसलिए ग्रुप डी में नहीं आ पाया होगा आपकी वाइफ का नाम। स्कोर अच्छा है लेकिन फिर भी नहीं आया होगा, तो नॉर्मलाइजेशन बड़ा खतरनाक फंडा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, सिर्फ भारत का ही सबसे बड़ा नहीं, ये एशिया का ही सबसे बड़ा होगा। तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा निजी या प्राइवेट बोल दो, हॉस्पिटल, या तुम अस्पताल बोल दो, जिसका नाम है अमृता अस्पताल। 2600 बेड इसके अंदर होंगे मेरे भाई। ठीक है, 2600 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल है ये, अमृता हॉस्पिटल। फरीदाबाद। और इसका उद्घाटन अभी पीछे नरेंद्र मोदी जी करके आए थे, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति जो फैली थी बच्चों उत्तर हरियाणा में, तो दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के फरीदाबाद में भी भयंकर रूप से फैली थी। और 1857 की क्रांति के फरीदाबाद से जो नेतृत्व करता थे, फरीदाबाद से जो इस क्रांति को खड़ा किया था, वो राजा नाहर सिंह बिल्कुल भी नहीं थे, वो दानू सिंह थे। दानू सिंह। बात करें बल्लभगढ़ की, तो ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के दौरान, या 1857 की क्रांति के बल्लभगढ़ से जो नेतृत्व करता थे, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ मेरे बच्चों एक जाट रियासत हुई है, और इसके अंतिम शासक
जाट राजा नाहर सिंह हुए हैं। तो 1857 की क्रांति के बल्लभगढ़ के नेतृत्वकर्ता, 1857 की क्रांति में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे कि राजा नाहर सिंह का वकील कौन था, उनके ऊपर मुकदमा कब चला, उनको फांसी कब दी गई, उनका जन्म कब हुआ है, तमाम बातें करेंगे। बल्लभगढ़ के नेतृत्वकर्ता थे राजा नाहर सिंह। बच्चों, जब तक राजा नाहर सिंह अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए थे, अंग्रेजों ने धोखे से इनको गिरफ्तार किया था। लाल किले के अंदर धोखे से इनको बुलाया गया था और लाल किले के गेट में प्रवेश करते ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। धोखे से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था तो किसी भी अंग्रेज और उनकी सेना में इतना बच्चों साहस नहीं था कि उन्होंने बल्लभगढ़ के अंदर प्रवेश करने का काम किया हो। और अंग्रेजों ने राजा नाहर सिंह और उसकी सेना की वीरता को देखते हुए अपने बड़े बड़े अधिकारियों को बच्चों चिट्ठी के अंदर बल्लभगढ़ को आयरन गेट ऑफ दिल्ली के नाम से संबोधित करने का काम किया था। तो यह भी ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा बल्लभगढ़ को आयरन गेट ऑफ दिल्ली, मतलब क्या हुआ, दिल्ली का लोहे का द्वार, यानी कि दिल्ली को यदि हमें काबू में पाना है तो बल्लभगढ़ का जो लोहे का द्वार है जो दिल्ली के लिए है, दिल्ली में एंटर तभी करेंगे जब हम बल्लभगढ़ के अंदर एंटर करेंगे। तो आयरन गेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लोहे का द्वार की संज्ञा दी गई थी। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था ये हरियाणा जीके के अंदर कि आयरन गेट ऑफ दिल्ली किसे कहा जाता है। तो आयरन गेट ऑफ दिल्ली बल्लभगढ़ को कहा जाता है। और ये एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में अपने बड़े अधिकारियों को लिखा था कि आप और सेना भेजिएगा, हम बल्लभगढ़ को जीत नहीं पा रहे हैं, राजा नाहर सिंह और उसकी सेना हमें बल्लभगढ़ के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दे रही है। तो चिट्ठी के अंदर उन्होंने एक बात लिखी थी कि बल्लभगढ़ जो है वो दिल्ली का लोहे का दरवाजा बन चुका है। तो आयरन गेट ऑफ दिल्ली हरियाणा के किस शहर को कहा गया, बल्लभगढ़ को कहा गया। कब की ये बात है, 1857 की क्रांति के दौरान की ये बात है। ठीक है बच्चों, एंट्री गेट ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ है, आयरन गेट ऑफ दिल्ली बल्लभगढ़ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी सी बातें तुम्हें फरीदाबाद के बारे में ध्यान रखनी है। यहां पर एक गांव भी है, उस गांव का नाम है तिगांव। तो ध्यान रखना है, फरीदाबाद के तिगांव को अंग्रेजों ने संज्ञा दी थी अमर शहीदों का गांव। फरीदाबाद के तिगांव को किस नाम से पुकारा जाता है, अमर शहीदों का गांव। अमर शहीदों का गांव, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान इस गांव से काफी युवा अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे और वो शहीद हो गए थे बच्चों, वो शहीद हो गए थे। तो अंग्रेजों ने बोला था कि इस गांव को इतिहास में याद रखा जाएगा और इसका नाम कर दिया गया अमर शहीदों का गांव। तो अमर शहीदों का गांव है तिगांव। आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रदेश में अपने दिन की शुरुआत जो राष्ट्रगान से करता है, प्रदेश में अपने दिन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करने वाला गांव फरीदाबाद का ही गांव है बच्चों। और ये देश का दूसरा गांव है जो अपने दिन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करता है। हरियाणा का पहला गांव है, गांव का नाम है बनकपुर। पहला गांव तेलंगाना का गांव है मेरे भाई, जम्बीकुट्टा। जम्बीकुट्टा गांव का नाम है, या जम्बीकट्टू, जम्बीकट्टू गांव का नाम है, वो तेलंगाना प्रदेश का गांव है। ये हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले का गांव है जो अपने दिन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करता है। और इस गांव के सरपंच ने
जम्बीकट्टू गांव के सरपंच की इस मुहिम का अनुसरण किया था। उस गांव की शुरुआत जैसे होती है, उन्होंने भी हरियाणा के अंदर ऐसी शुरुआत, ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति क्या हो, पैदा हो। ठीक है। तो और फरीदाबाद में क्या है, बस इतनी सी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। मेट्रो ध्यान रख लो बच्चों, हरियाणा में दूसरा जिला बना जहां मेट्रो का संचालन हुआ। हरियाणा का दूसरा जिला, जहां मेट्रो का संचालन हुआ। और यहाँ पर मेट्रो जो चलना स्टार्ट हुई, वो वर्ष 2015 में चलना स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों कैथल डिस्ट्रिक्ट को शुरू करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आज ही हम करेंगे, 1 घंटे के ब्रेक के बाद 11 से 12 वो क्लास हम रखेंगे। 11 से 12 या 11:15 से 12:15 हम क्लास को रखेंगे भाई। ठीक है। क्योंकि कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो कल एक जगह मेरी अपॉइंटमेंट है, तो कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। लेकिन परसों जो क्लास होगी वो भी शाम को ले पाऊंगा। ठीक है। क्योंकि कल जाऊंगा तो परसों शाम तक आऊंगा, लेकिन परसों की क्लास जरूर करेंगे, चाहे वो लेट करें हम। और आज वाली जो क्लास है, वो एक और क्लास हम, हो सकता है आज 2 क्लास भी मैं दे दूं। ठीक है। क्योंकि कल वाली पूर्ति है, वो कोशिश करेंगे कि आज ही कर देंगे हम। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।